जय हिंद। अभी भारत में एक शहर है नागपुर, जिसमें कई दिनों से हिंसात्मक रूप से वहां देखा गया है और इस हिंसा को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही हैं। और अभी भारत का स्थिति देखिएगा तो उतना भी अच्छा नहीं है। खैर, हम लोग इस हिंसा पर कुछ बात करें उससे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर नागपुर शहर कैसे बसा था, नागपुर में ऐसा क्या क्या काम हुआ, और अभी जो खेल जो पूरा पॉलिटिशियन का हो रहा है ना, जो राजनीतिक मुद्दों पर हो रहा है, और किसी न किसी तरीका पर अगर आप देखिएगा तो भारत को एक बहुत नीचे ढकेलने के प्रयास किया जा रहा है। इसमें बहुत लोग शामिल हैं। हम लोग, आप लोग, जितने भी लोग हैं, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अपना अपना योगदान जरूर दे रहे हैं। और योगदान नहीं दिए होते तो आज हम लोग का भारत इस स्थिति पे नहीं होता कि हम लोग आज जा करके आज ये दिन देखना पड़ता। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार क्या क्या मामला हुआ। नागपुर को हम लोग पूरा हिस्ट्री से उठाते हैं और थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, नागपुर आपका जो शहर है, इसकी स्थापना जो किया गया था गोंड वंश के जो राजा थे वो बख्त बुलंद शाह, इनके द्वारा किया गया था। और इसका जो शहर बसाया गया था वो याद रखिएगा 1703 में बसाया गया था। जब इसका इतिहास को आप देखिएगा ना, अगर आप इस नागपुर शहर का इतिहास को आप देखिएगा, जो पिछले कुछ दिनों से जल रहा था, अभी वहां पर हिंसात्मक रूप हुआ, क्यों हुआ उसको हम लोग तभी आगे डिटेल में समझ ही जाएंगे। बस क्या हिस्ट्री समझ लेते हैं। इसका आप इतिहास देखिएगा तो 3 साल पुराना इसका इतिहास अभी से अगर आप जाइएगा तो पड़ेगा। नागपुर इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नाग नदी, और इसी नदी के तौर पर इसका नाम पड़ गया था। 18वीं सदी का जब मध्य आ रहा था तो उसमें मराठा जो थे, उसमें भोसले वंश का शासन वहां पर आ गया, मराठों का भोसले वंश का शासन। लेकिन जैसे जैसे यह मतलब सिलसिला या काफिला आगे बढ़ता है तो 1818 में तीसरा आंग्ल का मराठा युद्ध होता है। थर्ड आंग्ल मराठा वॉर, यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में आप अगर देखिएगा तो फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ अंग्रेजों ने अपना लगभग लगभग पूरा विरासत फैला लिया, अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन यहाँ भी ये नहीं रुका, आगे जैसे चलता है तो 1853 जैसे आता है तो भारत में इसको अंग्रेजों ने विलय किया और वहां पर एक नागपुर का प्रांत बनाया था। जब वहीं पर जाकर के नागपुर का प्रांत बना, 1850 में ये कहानी आगे बढ़ा। उसके बाद उसका जिला में मतलब शामिल किया गया और उसको एमपी में इसको जिला बना करके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में इसको शामिल कर दिया गया था। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा तो फिर इसको बॉम्बे में शामिल किया गया था, जो कि उस समय का बंबई होता था। अभी जो महाराष्ट्र देखते हैं उस अभी मुंबई हो गया, पहले बंबई होता था, तो उसमें शामिल किया गया था यानी कि बॉम्बे में। लेकिन जब 1960 आया तो 1960 में इसको महाराष्ट्र की एक तरीका से जिला घोषित कर दिया गया, महाराष्ट्र का जिला उसी में शामिल कर लिया गया। देखिए, मुंबई अगर देखिएगा तो पहले क्या था, मुंबई अभी, उसके बाद देखिएगा 1 नंबर में तो पुणे है। तो मुंबई और पुणे के बाद अगर आप देखिएगा तो नागपुर तीसरा बड़ा सबसे बड़ा शहर में आता है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो नागपुर से पहले 2 शहर आते हैं, मुंबई और आपका एक पुणे। इन दोनों से अगर तीसरा शहर अगर कोई आता है बड़ा तो वो कौन आता है, आपका नागपुर आता है। इस नागपुर को टाइगर कैपिटल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां संतरा ज्यादा उत्पादन हो जाता है, बहुत ज्यादा संतरा का उत्पादन होता है, इसलिए इसका नाम एक और रख दिया गया जिसका नाम है ऑरेंज सिटी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑरेंज सिटी आपका जो है नागपुर को कहा जाता है, क्योंकि संतरा के यहाँ उत्पादन ज्यादा होता है, इसी नाम से उसको रख दिया गया ऑरेंज सिटी। देखिए, यहाँ जो विवाद पैदा हुआ नागपुर में वो औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के पैदा हुआ, और ये विवाद इतनी जबरदस्त हो गया आगे चल करके कि इसमें ना लोग तो पहले, देखिए ये तो खैर इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे, इतिहास में पढ़ाया जाता था हम लोग को कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि किसी भी तरीका पर भारत का जो दक्षिण वाला भाग था उसमें औरंगजेब को नहीं आना देना चाहते थे। लेकिन इसका ठीक विपरीत था औरंगजेब चाहता था कि हम जीतेंगे तो पूरा जीतेंगे, हम दक्षिण की ओर भी पलायन करके वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज को मतलब हटा करके और अपना वहां पर भी अपना वर्चस्व लहराएंगे। तो यही से देखिए, इतिहास में तो यह संघर्ष चल ही रहा था, इतिहास में संघर्ष चल रहा था, लेकिन इसको एक नया रूप दे दिया गया। हालांकि इतिहास में जब इसका पाठ पढ़िएगा तो इतिहासकार लोग इसको अलग अलग भावना से बताते हैं। यहाँ इस वीडियो में किसी को ये एक पक्ष और किसी को ये दूसरा पक्ष रख के किसी को आहत पहुंचाना किसी भी प्रकार का कोई मकसद नहीं है। लेकिन जब आप इन दोनों का अगर आप देखिएगा, इतिहास पलट करके देखिएगा, तो भले ये लड़ जरूर रहे थे, औरंगजेब भी अपना कब्जा करने के लिए शिवाजी महाराज पर एकदम धावा बोलता था, और किसी भी तरीका से दक्षिण को ना जाने देने के लिए शिवाजी महाराज जो थे अपना भरपूर प्रयास कर रहे थे। उनके पुत्र जो थे संभाजी,
संभाजी महाराज उनके पुत्र हुए। और इनके बारे में जब बताया जाता है कि ये भी अपने समय में मतलब मराठा मतलब जो समूह था उसको एक बहुत ऊपर तरीका पे लेके गए और मुगलों को यानी कि औरंगजेब को करारा जवाब दिया था, जो कि इतिहास में अभी भी दर्ज है, जिसको कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन जब इसको आप देखिएगा तो इतिहास का एक धारा ये भी कहता है, और हम लोग को भाई सबको पता है, आपको दिमाग नहीं है इतना, आप नहीं समझ सकते हैं कि आखिरकार ये जब एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहे थे, तो बताइए ऐसे कितने राजा आए इस हमारे भारत में, जो अलग अलग वंश को लेकर आए, अलग अलग सल्तनत को लेकर के आए, अलग अलग सब अपना लड़ाइयां लड़े। लेकिन क्या वो एक धार्मिक लड़ाई के रूप से लड़े थे, जो कि आज हम लोग को परोस दिया जा रहा है कि नहीं, औरंगजेब तो मुस्लिम था, खाली मुसलमान लोग का हिमायत करता था। छत्रपति महाराज हिंदू थे, केवल हिंदू लोग का हिमायत करते थे। अरे भाई साहब, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और हाँ, ऐसा अगर आप सोचते हैं ना, तो आप ही के लिए अभी भारत है जो जलने और जलाने का काम कर रहा है। यदि आपका सोच और विचार बदल जाता ना, एक दिन ऐसा विचार अगर हो जाता कि ये दोनों अगर लड़ रहे थे, भाड़ में जा औरंगजेब, हमको क्या मतलब उससे लगा हुआ हम लोग को है, इस इन लोग से हमको क्या मतलब लगा हुआ है। लेकिन रही सवाल क्या, कभी देश का जो स्थिति बना हुआ है ना, अब उसमें तुम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, या हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अपनी अपनी लड़ाइयां जब लड़ रहे थे, इसमें धर्म निरपेक्षता का बात भी इतिहास में कहा गया है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए नहीं, हाँ, तो औरंगजेब मुसलमान के लिए अपना एक वर्चस्व लहराना चाहता था, छत्रपति शिवाजी महाराज लहराना चाहते थे। ये आज के मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा परोसा जा रहा है। लेकिन इतिहास में जब जाइएगा तो आपको पता ये चलेगा कि ये धर्म के लिए कभी लड़ाई ही नहीं लड़े थे। चलो ठीक है, अब लगेगा, अब चूंकि दोनों एक अलग अलग धर्म से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति अपने लिए लड़ेगा तो लगेगा ही लगेगा। मान के चलिए अभी टीवी शो में होता है, तो उसमें एक मौलवी को बैठा दिया जाता है, तो टोपी दाढ़ी उड़ी लगा के, एक तो तिलक उलक करके, और एक तो पंडित टाइप का आदमी को बैठा दिया जाता है। जब टीवी पे डिबेट कराया जाता है, तो वो दोनों गधे आपस में लड़ते हैं। लेकिन हम जैसे बेवकूफों को लगता क्या है कि ये नहीं, ये हिंदू पक्ष के लिए लड़ रहा है, ये मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहा है, और वही दोनों गधों के लिए चक्कर में हम पड़ के, हम और आप जो वर्षों से एक थाली पे खाते आए हैं, वो लोगों पर आज विवाद उत्पन्न हो गया है। घर का लोग घर के बगल वाले लोगों को एक शंका की नजर से देखते हैं, किसी लोगों में आज विश्वास नहीं रह गया है। तो ये समस्या हो गया हमारी आज भारत का। हम लोग आजादी जब हम लोग नहीं मिला था ना, तो आजादी से पहले सिर्फ हम लोग हिंदू और हिंदुस्तानी कहलाते थे। लेकिन जब हम लोग को पूर्ण आजादी मिल गया, आज हमें नेताओं ने हिंदू और मुसलमान पे बांट रखा है और अपने राजनीति को चमका रखा है। यानी कि डिवाइड एंड रूल का फायदा उन्हीं लोगों ने उठाया है, जैसे कि अंग्रेज उठाया करते थे, कि जैसे भी हो सके इन दोनों में फूट डालो और राज करो। याद रखिए, अगर अंग्रेज इसलिए कामयाब थे क्योंकि फूट डालने में सक्षम थे वो लोग, तब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। जिन समय हम लोगों ने समझा अपने आप को कि हमारा भारत ऐसे आजाद नहीं हो सकता है, हम लोग को सबको एक समूह आकर के लड़ना पड़ेगा, तब हम लोगों ने लड़ा और भारत को आजाद कराया था। आज भी वो वक्त आ गया है, लेकिन पता नहीं इस पर कौन आवाज उठाएगा। आवाज तो बहुत उठा रहे हैं, बट सुनने वाला कौन यहाँ पर है। हालांकि देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि सत्ता और जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे ये लोग, सत्ता और जमीन के लिए। यानी कि इनको पूरा नहीं था कि पूरा वर्चस्व अपना दिखा, अपनी अपने सत्ता के लिए, अपने अपने जमीन के लिए लड़ाइयां लड़ी। और ये सारा काम हुआ जब इतिहास का पन्ना हुआ, तो इसको अलग तरीका से इतिहास में आज मिटा करके और नया इतिहास को परोसा जा रहा है, और उसके शिकार बन रहे हैं हम और आप जैसे निर्दोष लोग। ये बिल्कुल मुद्दा तब और गर्मा गया ना, जब एक फिल्म बनी छावा मूवी जब आई थी अभी कुछ दिन पहले, इसने रिकॉर्ड तोड़ एकदम बवाल मचाया। और इतना तोड़ बवाल मचाया कि जो लोग इतिहास को कुछ समय पहले पढ़ रहे थे कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, उसके बाद जब इसको रियल में देखने लगे, यानी कि फिल्म के माध्यम से, जब जाकर थिएटर में लोगों ने देखा, तो किस तरीका से औरंगजेब ने आपका जो संभाजी महाराज जो थे, इनका जो पुत्र है छत्रपति शिवाजी महाराज, किस तरह से वो जुल्म करते हैं, किस तरह से वो मारते हैं, कैसे उनका नाखून उखाड़ा जाता है, कैसे उनका जीभ काट दिया जाता है। जब इतनी सिहरन वाली चीजों को जब आदमी अपना नजर से देखेगा, तो आप सोचिए कैसे आपके अंदर नफरत पैदा नहीं होगा, कैसे आप किसी चीज को नीचा नहीं सोचेंगे। आप किसी चीज को अगर सच्चाई से नहीं देखेंगे, और फिल्म थिएटर में मिर्च मसाला लगा करके हेन तेन जैसे भी दिखा गया, जैसे भी हो गया हो, चलो मानते हैं कि भैया सच है,
लेकिन उस सच को इंसान अभी क्या कर रहा है, उस सच से लोग आपसी लोगों में एक नफरत पैदा हो गया। इतनी नफरत जो आज हमें आपको पूरे भारतवासी को जला करके खाक करने पर तुली हुई है। तो ये मूवी जब आया ना तो इतनी बर्बरता दिखाया गया उस मूवी में कि भाई मतलब लोग उसमें मतलब ना एक तरीका से काबू ही नहीं पाने लगे, कहने लगे यार इतनी बर्बरता और लोगों को। तो आखिर ये सब सेंसर बोर्ड इन सबको पास क्यों करती है? धैर्य है। हम लोग जिस भारत में रहते हैं ना, ऐसी ऐसी मूवी को या और भी कितनी गंदगी गंदगी मूवी आती है उन सबको सरकार टैक्स फ्री कर देती है। और याद रखिए हमारा जो शिक्षा है ना, शिक्षा जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर हम लोगों को कोई फ्री नहीं मिलती है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य हो गया है, इतनी दुर्भाग्य हो गया, पता नहीं देश कहां जाके रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन अब याद कीजिए अगर ऐसे ही लोग उटकने लगेंगे तो किसका किसका क्रिटिसिज्म आप कीजिएगा। हमारा भारत देश ऐसे ऐसे मतलब एक घटना को सहा है कि खुद हम लोग को शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत देश में हम लोग सब ऐसे रहते हैं। हर देश बन रहा था धार्मिक हिसाब से, लेकिन भारत को लोकतंत्र रखा गया। इसका रीजन ये हुआ कि हम और आप यहाँ पर आसानी से रह सके। किस किस को आप बताइएगा, किस किस को आप समझाइएगा। भारत जैसा देश को बनाया गया कि भारत ऐसा ऐसा हम लोग यहाँ पर सहे हैं। क्यों? देखिए इधर ध्यान से, 1984 में जब इंदिरा गांधी का मौत हो गया, इन्हीं का सुरक्षा बलों ने जब इनको मार दिया तो सोचिए सिख दल को कितनी बेरहमी से मारा गया था वहां पर, कितनी बेरहमी से। ये हम लोग का भारत में दाग है। मानते हैं कि भिंडरावाला ने खालिस्तान समर्थक करके और अपना राज्य को अलग मांग रखा था, अपना देश अलग मांग रखा था, वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था भारतीय सैनिक ने, उस पर हमें फख्र है। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी का मौत होती है उसके बाद सिख विरोधी दंगे स्टार्ट होते हैं। सोचिए कितने नरसंहार किया गया था निर्दोष सिखों का। ये हमारा भारत, हमारे लोगों का खून हमारा भारत में टपका है। आइए उसके बाद देखिए 1990 के आसपास में देखिए कश्मीरी पंडितों को किस तरीका से बर्बरता किया गया था। वहां पर कितने लोग, कितने पंडित वहां पर पलायन करके कहीं जा करके छुप बच के कैसे कैसे रहे थे। इस पर कोई बोला था? इस पर आज हमारा भारत शर्मिंदा है। हम लोग भारत में रह करके और ये सारा कांड हम लोग देखे हैं। ये भारत पर हमें, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे भारत में ये सब चीज हुआ है। 2002 में ये गुजरात का गोधरा कांड, एक बोगी को बस जल गया था, उसमें कार सेवक की संख्या कुछ ज्यादा ही थी और जल जाने के बाद सबकी मौत हो गई। जिसने जलाया उसको भी तो उस गाड़ी में फेंक के जला देना चाहिए था, उसको कोई माफी नहीं जला तो दूसरा डिब्बा में जला दो। रेलवे वैसे भी कुछ ना कुछ कर ही लेता अपना। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद जो दंगे भड़के, वहां गोधरा में जो दंगा भड़का वो इतिहास को शर्मसार करने वाला था। खुद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही इस समय का सीएम थे वहां का गुजरात का, उन्होंने ये संभाल नहीं पाया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हम लोग के भारत में हुआ, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आइए यहाँ पर देखिए, तो इन सारे चीज को आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम लोगों का भारत में क्या क्या हुआ। चाहे वो कहीं का भी आप घटना देख लीजिए। अभी का मुसलमान देखिए भारत में, मुसलमानों का तो भैया समझा समझा सब थक गया है, कोई समझने वाला है नहीं। देखिए आप नहीं समझिएगा पिटाइएगा, नहीं अगर पढ़िएगा लिखिएगा तो दिक्कत आपको होगा। पॉलिटिक्स अगर आप अभी मुसलमानों का अगर आप देखिएगा, राजनीतिक पतन हो गया है। भारत में कुछ भी नहीं है। जैसे ही भारत आजाद हुआ था और जिस तरीका से भारत में आजादी होने के बाद सारे मुस्लिमों को लगा कि हमारा तो भैया कांग्रेस बेड़ा पार कर ही देगा, सारे मुस्लिम बैठ गए कांग्रेस के भरोसे। अब बताओ तुमको क्या मिला? अगर तुम पढ़े लिखे होते उस समय और अपना दल बल बनाए होते, आज तुमको ये सब चीज नहीं देखना पड़ता। और अगर पढ़े लिखे अगर तुम होते तो बड़े बड़े नेताओं के बहकावे में आप नहीं आते, सड़क पे आप नहीं उतरते, पत्थरबाजी आप नहीं करते। इसमें हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझ में गया ना। एक पक्षी बात तो हो ही नहीं सकता है। अब पॉलिटिक्स अगर आप देखिए, आप मुस्लिम नेताओं का आप बच्चों को देख लीजिए, जितने भी अमीर मुस्लिम नेता हैं किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सोचो उनके बच्चे यदि अमीर है, क्या वो दंगा फसाद में भाग ले रहे हैं? जरा पूछिएगा उन लोगों से कि आपने अपने बेटों को दंगा फसाद में या कहीं पर दंगा जहां हो रहा है उसमें झोंका क्यों नहीं? आपने विदेश में क्यों पढ़ाया? आपने भारत में रहकर एक नॉर्मल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? जरा उन नेता मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा जो आपको ये सब उस्काते हैं और ये आपको बताते हैं। आप हिंदू अगर हैं या आप किसी और धर्म से रिलेटेड हैं, किसी भी धर्म से हैं, आप भी जरा सोचिएगा। आप लोगों को जितने भी अमीर नेता हैं, सब अमीर नेता हैं, उनका बेटा या उनका बेटी
कितने लोग दंगे में भाग लेते हैं, कितने लोग बताओ तुम लोग जैसे झंडा उठा करके और अपने धार्मिक झंडा उठा करके रास्ते में चलते हैं, बताओ कितने लोग हैं, कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप उसमें झोंक दिए जाते हैं, मरेगा कौन, तुम, राज कौन करेगा, पॉलिटिशियन वाले। पॉलिटिशियन ने तो इतना मतलब बेहतरीन खेल खेला है ना, याद रखना जिस दिन ये युवा जागेगा, जिस दिन इस देश का व्यक्ति जागेगा, जिस दिन इस देश का व्यक्ति एक एक नागरिक अगर इस खेल को समझ गया ना, याद रखना उस दिन सबका बिल्कुल घड़ा भर जाएगा और उस दिन किसी को कोई चीज नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जिसमें हम लोग ऐसा भारत को एक ऐसा स्थिति में देखेंगे जहां पर यहाँ कोई मतलब सेफ नहीं बचने वाला है। याद करिए जब हमारे पुराने मतलब समय में, जब बहुत पुराने पुराने लोगों का और पुराने समय में जब एक लोगों का वर्चस्व होता था, एक लोगों का, सोचिए उसमें दलितों का हाल क्या होता था, दलित लोगों का हाल क्या किया जाता था, एक से एक वहां पर सैंक्शन और कानून लगाया जाता था। किसी व्यक्ति को, किसी दलित महिला को स्तन ढकने का इजाजत नहीं था। अगर वह स्तन ढकना चाहती है, जिसका छोटा स्तन है उसको कम टैक्स देना पड़ता था, और जिसका ज्यादा अगर बड़ा स्तन है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। सोचिए कितना क्रूर था वो दौर, जो हम लोग हर चीज को जी करके आज आजाद भारत में आए। यही देखने के लिए हम लोग आए थे, हम लोगों को शर्म होना चाहिए। अब बताइए कौन अमीर लोग अपना बेटा या बेटी को अपना तुम्हारे साथ में उस दंगा में झोंकेगा, बताओ। मरते हैं तुम, मरते हैं हम। किसी पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, पॉलिटिशियन को कोई मतलब नहीं लगा हुआ है। अब बताइए एजुकेशन का हाल हमारा भारत में देखिए, 18% जीएसटी लगा दिया गया है, जबकि ऐसे ऐसे कुछ कुछ फिल्में जो आती है ना उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। सोचिए जिस चीजों को फ्री करना चाहिए उस पर तुमसे पैसा लिया जा रहा है। पढ़ेगा कौन, इन्हीं का बेटा बेटी। आगे बढ़ेगा कौन, इन्हीं का बेटा बेटी। तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए शिक्षा नहीं है। तुम शिक्षा मांगोगे तुम देशद्रोही कहलाओगे, तुम शिक्षा मांगोगे तुम गद्दार कहलाओगे। याद रखना तुमसे शिक्षा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम ही हो बेवकूफ और तुम ही हो सबसे बड़े अक्लमंद, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब बताइए हेल्थ में हमारा क्या हाल है, किसी को भी इस सब चीजों पे पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं पड़ा हुआ है। अब बेरोजगारी का स्तर कहां जा रहा है देश में, किसी को कोई मतलब नहीं लगा हुआ है। बेरोजगारी भाड़ में जाए, बेरोजगारी कहाँ है ये नहीं है बेरोजगारी। बेरोजगारी थोड़ी है, ये तो लोग सब झूठ बोलते हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, कुछ नहीं है बेरोजगारी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन का खुदाई हो गया, किसी को पता नहीं चला। हेल्थ का खुदाई हो रहा है, किसी को पता नहीं। बेरोजगारी का खुदाई हो रहा है, कहाँ खुदाई हो रहा है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चीज तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को। अब बताइए इसमें आइए भारत की मीडिया में, वाह रे मीडिया, भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया। याद रखना जब इतिहास में आजाद भारत की बर्बादी लिखी जाएगी ना, तो सबसे टॉप हेडलाइन पर तुम ही आजाद भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो ना, उनका नाम लिखा जाएगा, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने और सिर्फ जहर उगलने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। जरा इनसे बोल दीजिए ना, एजुकेशन पे बोलिए 2 वर्ड, इनका मुंह ही नहीं खुलेगा। इनसे बोलिए ना कि स्वास्थ्य पे 2 वर्ड बोलिए, मुंह नहीं खुलेगा। इनसे पूछिए ना बेरोजगारी क्या है भारत में, मुंह नहीं खुलेगा। इनको बस चाहिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप मौलाना साहब वहां पे बम फोड़ दिया गया, आप क्या कहना चाहते, वहां पे गाड़ी जला दिया, क्या कहना चाहते बताइए। ये दो लोगों को ऐसे पकड़ लिए है ना, और दोनों गुर्गे को इस तरह से लड़ा रहे, और हम लोग और आप लोग पागल की तरह सबको देख करके मस्त हो रहे। भाई कब तक ऐसा चलेगा। इन मीडिया वाले अगर अच्छे होते ना आज हमारे देश में, तो किसी भी नेता के पास इतनी हैसियत नहीं होती कि वो अंधाधुंध किसी बात को कर सकता था। हमारे प्रशासन, सल्यूट है उन प्रशासनों को, वो भी क्या करेंगे बेचारे, वो भी ऊपर के दबाव पे बिल्कुल दबे हुए होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्य मतलब कार्य को बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं, बहुत ही एक आदर्श पूर्ण के साथ करते हैं, जिसने अपने जो भारत का संविधान है उस पर उन्होंने शपथ लिया है। लेकिन जिस मीडिया को करना चाहिए जो काम, ये तो क्या बोला जाए इनको। कल तक तो इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता, तब इनको दलाल मीडिया भी कह दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि शर्म हया इन लोगों में है ही नहीं है। सब लोग को धोके पी गया है, कुछ भी नहीं करने वाला है। इस मीडिया के बारे में क्या कहते हो, वो तो धानी है, छोटा छोटा जो चैनल बन गया है यूट्यूबरों का, जो कि सच को दिखाते हैं, सच को बताते हैं, और बाकी आप क्या कह सकते हो। जिस तरह से हमारा देश जल रहा है,
आज सोच के भी हैरत होती है। बताइए हम लोग आजाद भारत में क्या क्या हम लोग का ख्वाब है। हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम लोगों को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हम लोग किस समय पर है, कहां पर है। मानते हैं इंटरनेशनली मैटर में हम लोग, इंटरनेशनल मैटर में हम लोग को मतलब बहुत ज्यादा हम लोग मजबूत है, लेकिन अपने देश में हो क्या रहा है ये कहीं से उचित नहीं है। याद रखिएगा, कोई हिंदू मरेगा या कोई मुसलमान मरेगा, भारत के इंसान मरेगा, वो याद रखिएगा। किसी का भी अगर देखिएगा कि ये दंगा फसाद होते हैं, आम लोग, आम पब्लिक का जान जाता है। किसी भी नेता का बेटा, किसी भी नेता का मौत यहाँ नहीं होता है। इस चीज को हमें आपको समझना पड़ेगा, और इस चीज को नहीं समझेंगे हम लोग जब तक ना, तब तक मारे जाएंगे एक दूसरे का हाथ। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कोई समझाने वाला नहीं आएगा। खैर, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरीका का हताहत हुआ हो, आप लोगों को हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं भाई। मेरा किसी भी मकसद से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, और मैं बहुत ये सोचने के बाद इस वीडियो को बनाया, क्योंकि मैं सोचा कि आखिर आप लोगों को क्यों ना ऐसा कुछ बोल दिया जाए, किसी का भी तो राह बदल सकता है। अगर इस पर कुछ बोलने पर मिस्टेक हुआ होगा, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, इन सारे मुद्दों को जरूर उठाने के लिए बोलिएगा। और जब कोई नेता आपसे अगर वोट मांगने आए ना, तो उससे सवाल ये पूछना कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। कभी नहीं पूछना ये सवाल, हमेशा पूछना शिक्षा के लिए तुमने क्या किया है, बेरोजगारी के लिए तुमने क्या किया है, हमारे स्वास्थ्य हेल्थ के लिए तुमने क्या किया है। ये सवाल जरूर पूछना अपना नेताओं से। खैर, नेता लोग को भी बुरा लगा होगा, सबके लिए क्षमा भैया। आप लोग का ही देश, आप लोग का ही कर्तव्य से देश चलता है। एक अच्छा लीडर जब मिल जाता है तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज किस पर भरोसा करें। देश को जलता देख, देश का अलग अलग कोने पे हिंसा देख लोग मजबूर हो गए। आखिर हमारा देश कहाँ जाएगा। चलिए शुक्रिया, किसी अच्छे टॉपिक में आके मिलते हैं। ऐसा टॉपिक को वीडियो बनाना मैं उचित भी नहीं समझता था, लेकिन फिर भी बना दिया। किसी और क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।